पल्मोनरी डिजीज़, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ मतलब श्वास की वह बीमारी जो कि लंबे समय तक चलती है और ऑलमोस्ट लगातार रहती है। ये दमा एक वैसा दमा है जो कि बचपन में नहीं होता, एलर्जी की वजह से नहीं है। इसका कारण पोल्यूशन और स्मोकिंग सबसे बड़े दो कारण हैं। तो ये जो है सारे वर्ल्ड में COPD डे मनाया जाता आज के दिन नहीं, सॉरी, ये कल होगा 15, आज उसकी पूरे संदर्भ में हम कर रहे हैं प्रोग्राम। कल 15 नवंबर को मनाया जाता है। हर एक नवंबर के तीसरे वीरवार को हर साल ये मनाया जाता है, जो कि कल आएगा। इसकी पूरे संदर्भ में हम ये बात करना चाहेंगे कि COPD डे है क्या, क्यों मनाया जाता है और इसके हमें क्या करना है, आगे क्या प्रिकॉशंस लेनी है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सबसे बड़ा कारण जो COPD का होता है वो है स्मोकिंग, बीड़ी सिगरेट का पीना। मैंने अपने हॉस्पिटल में परमानेंट ये बोर्ड लगा रखा है कि आप स्मोकिंग बंद करें। तंबाकू का इस्तेमाल किसी तरीके से, चाहे वो हुक्का है, बीड़ी है, खाने वाला है, किसी भी तरीके से है, तंबाकू का इस्तेमाल सबसे बड़ा कारण है। दूसरे नंबर है पॉल्यूशन में अभी हमने आप देखा पिछले दिनों में दिल्ली और नॉर्थ इंडिया में कितना पॉल्यूशन था। उसका सबसे बड़ा कारण जो है वो तो हमेशा रहने वाला तो है व्हीकल का प्रदूषण, जो वाहन है उनका जो स्मोक छोड़ते हैं वो पोल्यूशन। फिर उसके बाद आजकल के मौसम में पराली जलाने की वजह से पोल्यूशन हो जाता है। तीसरे नंबर पे हम लोग जो आग लगा देते हैं, कूड़ा करकट है या घर में चूल्हा जलाते हैं, उसमें लकड़ी की आग और लकड़ी की आग या दूसरी चूल्हे में आग जलाते हैं, ये सारी जितनी भी आग जलाते हैं उनके अंदर पोल्यूशन पैदा होता है। इसके बाद जैसे दिवाली के पटाखे छोड़ दिए जाते हैं, उसका पोल्यूशन है। इसके बाद जो है जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं वो भी सारे ऐसे पदार्थ छोड़ती हैं जिनकी वजह से पोल्यूशन होता है। तो ये सारे कारण हैं जिसकी वजह से COPD की बीमारी होती है। COPD में होता क्या है? COPD के अंदर जो है हमारी सांस की नलियां हैं और जो फेफड़े हैं उन दोनों पे इफेक्ट होता है। सांस की नलियां नॉर्मली जैसे इतनी खुली हुई होती हैं तो वो सिकुड़ जाती हैं। जब सिकुड़ जाती हैं तो उनके अंदर सूजन आ जाती है, सिकुड़ जाती हैं और उनके अंदर हवा ले जाना और बाहर निकलना दोनों दुर्बल हो जाते हैं। इसके अलावा एम्फाइजेमा एक बात कहते हैं जिसमें कि फेफड़े के अंदर ऐसी चेंजेस हो जाती हैं जिनसे इलास्टिसिटी जो है फेफड़ों की वो खत्म हो जाती है। तो चाहे COPD हो चाहे एम्फाइजेमा हो, उन दोनों के अंदर सांस का लेना दुर्बल हो जाता है। पेशेंट को सांस लेने में कठिनाई होती है और उसकी जब हम टेस्ट करते हैं तो ऑक्सीजन, जैसे कोविड में आपको पता होगा पल्स ऑक्सीमीटर लगाते थे तो ऑक्सीजन कम हो जाती थी, तो इसमें भी ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और पेशेंट जो है सारी रात उसको बैठना पड़ता है, लेट नहीं पाता, खांस के तंग हो जाता है। इन्फेक्शन हो जाए तो उसमें बुखार और फिर उसके बाद हार्ट के अंदर असर, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। शरीर कमज़ोर पड़ जाता है, उसके लिए चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है धीरे धीरे बढ़ती रहती हैं। कुछ बीमारियाँ ऐसी भी होती हैं जो आनुवंशिक हैं, जो कि हेरिडिटरी भी होती हैं, तो कुछ फैक्टर्स वो भी होते हैं, पर मेनली जो सबसे बड़ा कारण है वो हमारा तंबाकू का इस्तेमाल और दूसरा जो है पोल्यूशन, हर एक तरह का पोल्यूशन। ठीक है, तो ऐसी चीज़ों में हमें अब ये जो है आप ये बात, इसकी सीरियसनेस इस बात से आप समझोगे कि दुनिया के अंदर ये ऊपर के 5 कारणों में से आता है जिसकी वजह से डेथ होती है, और भारतवर्ष में तो ये दूसरा कारण है डेथ का। सबसे बड़ा तो है हार्ट की डिजीजेस, और उसके बाद दूसरा जो कारण है वो ये COPD है। खास तौर से जो लोग स्मोकर्स हैं, जो लोग तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं, उन लोगों के अंदर और भी बीमारियाँ, सारे हार्ट की बीमारी भी उस वजह से होती है, बाकी सारे फैक्टर्स उसी वजह से होते हैं, पर ये वाला जो है COPD जो है ये तो उनको होना ही होना टाइम के साथ साथ। अब सवाल इस चीज़ का है कि इनको बचाया कैसे जाए और इसका इलाज कैसे किया जाए। बचाने के लिए तो वही चीज़ें हैं जो हमारे कारण हैं, हमें उनसे बचना है। जैसे तंबाकू का इस्तेमाल बंद करना है, हमें प्रचार करना, प्रसार करना है कॉलेजेस में, स्कूल्स में और हर एक सोशल फोरम पे कि तंबाकू का ऊपर बैन लगाया जाए। अगर बैन, आपको ये पता होगा कि हिंदुस्तान के अंदर कानून है कि तंबाकू का इस्तेमाल एक टोबैको, नो टोबैको के वो है कानून है जिसके आपको ये गैर
धूम्रपान क्षेत्र बनाए गए हैं, जैसे हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं। इसी तरह अगर धूम्रपान कोई ऐसी जगह पे करता है, बस स्टैंड है, एयरपोर्ट है, तो वहाँ पर जगह बनाई है जो वहाँ सिर्फ आप कर सकते हो। अगर आप खुले में करते हो तो आपको 200 रुपये तक जुर्माना, 15 दिन की कैद भी हो सकती है, परंतु ये आम तौर से लागू नहीं किया जाता, वो अलग बात है। तो कानून है और प्रोविज़न है कि भाई हम का जो जहाँ पर निषेधित जगह है वहाँ पर इसका इस्तेमाल ना करें। बच्चों को स्कूल में एजुकेशन दें, कॉलेज में एजुकेशन दें, और जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है वो एक्टिव हो और इसके लिए प्रचार करें कि जो तंबाकू है वो हर एक चीज़ के लिए खतरनाक है और सांस के मरीजों के लिए तो बहुत ही खतरनाक है। दूसरा है पोल्यूशन, जैसे चूल्हे पे हम आमतौर से लकड़ी जलाकर या दूसरे लकड़ी दूसरे गोसे वगैरह जला के वो बनाते हैं खाना, तो उसमें पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड बहुत ज़्यादा रिलीज होती है, जो कि लेडीज़ में सबसे बड़ा कारण वो है। आजकल तो हर एक गाँव में, हर एक जगह गैस पहुंच गई है, तो इसलिए जब तक पॉसिबल हो तो ये गैस इस्तेमाल करें और चूल्हे को ना जलाएं। तीसरा है व्हीकल और पोल्यूशन, जो व्हीकल्स का, जो ट्रांसपोर्ट का पोल्यूशन है, वो सरकार अपनी तरफ से नए नए वर्जन निकालती रहती है गाड़ियों के भी, और उनके अंदर पोल्यूशन सर्टिफिकेट भी इशू करती है। तो ये सारी चीज़ें इसीलिए की जाती हैं कि तो इसका जो व्हीकल्स का पोल्यूशन है वो कम से कम किया जाए। परंतु प्रॉब्लम क्या है कि जो हमारे सर्टिफिकेट्स हैं वो बस कागजी कार्रवाई होते हैं, व्हीकल कितना धुआं छोड़ रहा है उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता। इसलिए ज़रूरी है कि व्हीकल्स जब भी हम ले जाएं तो हम इसका ध्यान रखें कि पोल्यूशन फ्री हो, और जितना कम से कम हम यूज़ करें उतना अच्छा है। अगर जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा आजकल लोग पूल कर लेते हैं, 5 गाड़ियाँ जा रही हैं एक स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर, कहीं भी जा रही हैं, तो उनमें 5 गाड़ियों के बजाय एक गाड़ी में 5 बंदे बैठ के चले जाएंगे, तो उससे पोल्यूशन में थोड़ा सा कंट्रोल करने में हेल्प मिलेगी। इसके अलावा जो है एटमॉस्फेयर में जो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है वो उसका बहुत बड़ा रोल है। जो थर्मल प्लांट्स हैं, दूसरे प्लांट्स हैं, जो फैक्ट्रीज़ हैं, उनका शहर के अंदर ना हो, बाहर हो, और उनका कंट्रोल किया जाए कि उनके अंदर भी किसी तरह का पोल्यूशन ना हो, ये हमें देखना ज़रूरी है। लोग ये कहते हैं कि जैसे जी हम स्मोकिंग करते हैं तो हमें राहत मिल जाती है, खांसी आती है, बलगम निकल जाती है, उल्टा हमें को फ़र्क पड़ता है। ये बहुत बड़ी मिथ है, क्योंकि स्मोकिंग जितनी बार करेंगे हम, जो सांस की नलियों में सूजन बढ़ेगी और आगे बीमारी बढ़ेगी। तो जो इसके इफ़ेक्ट्स मैंने आपको बता दिए, क्या क्या इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं। फिर सांस की नलियाँ सिकुड़ जाती हैं और उनकी जो कंप्लायंस है, जो उनकी इलास्टिसिटी है, वो कम हो जाती है। बलगम निकालने में दिक्कत होती है, बलगम बढ़ जाती है, और उसके साथ साथ फिर सांस में डिफ़िकल्टी भी धीरे धीरे बढ़ती जाती है, और कई बार तो पेशेंट को ऐसी हालत है कि वेंटिलेटर पे भी लेना पड़ता है जब ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। अब है कि हमें पता कैसे चलता है कि COPD है, इसका अर्ली डायग्नोसिस कैसे होना चाहिए। यही हमारे आज का मोटो है, जो मैंने आपको बताया, एक्ट अर्लियर, मतलब समय रहते हम इसका पता लगाएं और उसका इलाज करें। अर्ली डायग्नोसिस के लिए एक टेस्ट होता है जिसको हम स्पायरोमीट्री कहते हैं। आपके पास है क्या स्पायरोमीटर? हाँ, दिखाऊंगा। स्पायरोमीट्री एक टेस्ट होता है जिसमें हम जो है ना पेशेंट को सांस लेने के लिए कहते हैं, उससे हमें ये पता चल जाता है कि वो जितना सांस उसको आना चाहिए उतना आ रहा है कि नहीं। डिटेल में देखने के लिए एक और होता है स्पायरोमीटर, पर इसमें भी हम पेशेंट को अपलोड करके दिखाते हैं। पेशेंट को एक जो है ना मेजरमेंट दी हुई है, पेशेंट को इसको फूंक मारने के लिए कहते हैं, और उसकी एज, हाइट, वेट, सेक्स के हिसाब से जितना होना चाहिए सांस, उसके मुकाबले में कितना है वो देख लेते हैं। अगर 80% से कम है, जैसे एक चार्ट होते हैं, अगर 80% से कम है तो इसका मतलब जो है ना उसको बीमारी शुरू हो गई। एक दूसरा टाइप होता है स्पायरोमीट्री, जो डिटेल में देखते हैं, तो वो इससे हम ये पता लगा सकते हैं, जैसे हार्ट के लिए ECG होती है, ब्लड प्रेशर के लिए BP ऑपरेटर्स होता है, वैसे सांस के लिए चेक करने के लिए करके ये बेरोमीटर होता है, यहाँ पे इसकी वैल्यू रहती है, ये जैसे 200, तो हम इसमें ब्लो करते हैं, तो हम जितना प्रेशर से इसमें फूंक मार सकते हैं, लाइक इसको ऐसे पकड़ के, तो हम 3 बार फूंक मारते हैं। जो हाईएस्ट वैल्यू होती है हम वो नोट कर लेते हैं,
उसके बाद में हम ब्रोंकोडायलेटर लेते हैं। ब्रोंकोडायलेटर रिवर्सिबिलिटी टेस्ट बोलते हैं उसको। कोई भी इनहेलर लिवोलिन लेते हैं, उसके बाद में फिर 15 मिनट बाद में फिर दोबारा पे हम टेस्ट मारते हैं, फिर उसको डिफरेंस वैल्यू चेक करते हैं उसका। इसमें क्या हमारा है, इसमें हमारा पता चल जाता है कि पेशेंट एस्थमेटिक है या सीओपीडी है, अगर वैल्यू में डिफरेंस आता है तो इससे हम ये एक्चुअली हम घर पे भी यूज कर सकते हैं। ब्रेथोमीटर बोलते हैं इसको, हम घर पे भी ले जा सकते हैं। जिस तरह हम जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि इसका शुगर चेक एक तो ये है कि डायग्नोसिस इससे होगा, और दूसरा जब हम दवाई लेते हैं तो उसके बाद दोबारा अगर इसको चेक करेंगे तो पता लग जाएगा दवाई का फायदा हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, ये दो चीज़ों में काम आता है। इसके अलावा जो है बाकी हम सारे टेस्ट, एक्सरे, ईसीजी, ये वो जो चीज़ें जो साथ की एसोसिएटेड बीमारी होती है उसके लिए भी टेस्ट कर लेते हैं, ताकि उसके हिसाब से उसको ट्रीटमेंट दिया जा सके। जो ट्रीटमेंट का सवाल है उसमें 2-4 चीज़ें बहुत ज़रूरी है। तो जनरल इंस्ट्रक्शंस में सबसे पहला तो यही है कि जो बचाव है वो करना चाहिए। अर्ली डायग्नोसिस करो, अर्ली बचाव करो। दूसरा ये है कि कई ऐसी बीमारियां इन लोगों को निमोनिया, और जैसे कोविड था, कोविड है, निमोनिया है, ये बीमारियां ज़्यादा होती हैं, तो उसके लिए कुछ वैक्सीन होते हैं जो कि लगाने पड़ते हैं। इन्फ्लुएंजा वैक्सीन है, निमोनिया वैक्सीन है, वो टाइम से वैक्सीन लगा लेनी चाहिए ताकि वो बीमारियाँ ना हो। तीसरा जो है इसके अलावा हमें जनरल कंडीशन जो है उसकी इम्प्रूव करनी है। तो उसके लिए मसल्स, ये लोग ना बड़े वीक हो जाते हैं,